आज जो है पीरियोडिक टेबल का एक और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, सब सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है इसका, क्या क्या आपका इसका कैसे डिपेंड करता है, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, वो सब चलता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम एनर्जी required to remove, ठीक है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या आप सीधा कहिए ना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट। कोई दिक्कत? समझ में आया? सिंपल सा है, सिंपल में लिख दिए हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। उसी को है ना बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है कि क्या लिखा रहता है कि कौन सा, द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। या लिखा रहेगा कि आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से किस में ट्रांसफर हो रहा है? गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। आइसोलेटेड से क्या है, तो बड़ा बड़ा वर्ड है, सिंपली समझ लेना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो लूजली बॉन्डेड होगा तभी ना, और नहीं भी अगर हमको निकालना है तो एनर्जी तो देना ही पड़ेगा ना। एनर्जी क्या है? देना ही पड़ेगा। तो सिंपल समझिए कि एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब अगर सोडियम की बात करें, हम लोग एकदम कायदे से लिख देते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या आ गया? +1 चार्ज। ठीक है, ये इसमें जो एनर्जी लगा ना उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग शॉर्ट में IE कहते हैं। क्या कहते हैं? IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लग रहा हो उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम एक बात करें कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है आपका X। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या आ गया? X+ आएगा। तब क्या है, कोई एलिमेंट, अब इसमें से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? X+2 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा? X+ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो निकला तो इसको कहेंगे हम लोग IE1। यहाँ पे जो निकला उसको कहेंगे IE2, और यहाँ पे जो निकला उसमें क्या कहेंगे कि IE3 एनर्जी लग रहा है। इनका जो आपस में रिलेशन है वो क्या है कि IE1 से ये ज़्यादा होगा IE2, और इससे भी ज़्यादा होगा IE3। ऑलवेज, हमेशा ही। समझ में आ रहा है? मतलब 3 सक्सेसिव, एक ही एलिमेंट का 3 निकाल रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला ये क्या हो गया? कैटायन में चेंज कर गया। और हम लोग पढ़े हैं कि कैटायन का जो साइज होता है ना, साइज की अगर बात करें तो जो कैटायन का साइज छोटा होता है किससे? न्यूट्रल से। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लीजिए, ऑलरेडी साइज छोटा हो गया है, मतलब अब अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। किससे? न्यूक्लियस से। अब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा नहीं, तब क्या है? और एनर्जी देना पड़ेगा। अब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, साइज और छोटा हो गया है। साइज क्या हो गया? और छोटा हो गया है। मतलब अगर इन तीनों के साइज की बात करें तो X सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे भी छोटा आपका, और उस सबसे छोटा आपका क्या है? ये है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस खाली आपको ध्यान के रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना वो हमेशा गैसियस स्टेट में निकलता है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि गैसियस स्टेट में ही आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। क्या है? लाना पड़ेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में। किसे पढ़ेंगे? बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। एक प्रोसेस है हैवर्स प्रोसेस करके, है ना, हैवर्स बोलते हैं, वॉर्न हर्बर प्रोसेस। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई एलिमेंट का, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन हो गया हमारा। ठीक है, तब क्या है, अब देखिए, चाहे कोई भी रहा, चाहे आपका सोडियम से हम लोग निकाल रहे हों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहे कोई एलिमेंट से निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही रहा है ना। तो जब तक इसको एनर्जी दीजिएगा नहीं तब तक ये निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑलवेज क्या है आपका? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। मतलब एनर्जी देंगे, हीट अप देंगे उसको, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या है? रिमूव करेगा, निकलेगा। इसका जो यूनिट होता है
इसका जो यूनिट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या, अब चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वो इसका भी होगा। तो इसको जो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हम लोग देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी देखते हैं, या आपका किलो कैलोरी पर आपका है ना मोल भी देखते हैं, किलो कैलोरी पर मोल भी देखते हैं। अगर कैलोरी आ गया तो मतलब कह सकते हैं कि या तो किलो जूल पर मोल। तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। मतलब इस तरह का अगर यूनिट नजर आए कहीं तो वो किसके बारे में बता रहा है, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए, तब है हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर जो है ना उनको डिस्टर्ब कर रहा है या चेंज कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करें पीरियड में, बात करते हैं इन पीरियड। इन पीरियड की बात करें, इसमें समझना कि पीरियड में जो हमारा एलिमेंट है वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के। समझ में आया। या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/नेगेटिव चार्ज के, 1/नेगेटिव चार्ज के। मतलब जितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम बात करें अगर जैसे एल्युमिनियम को ले लीजिए, एल्युमिनियम प्लस 2 और एल्युमिनियम प्लस 3। अच्छा, इसमें तो फिर बीच में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। आप ले लीजिए कोई भी जनरल की बात कर लेते हैं, x+2 और ये x+3। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसका ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। मतलब x+3 का है ना सबसे ज़्यादा, और तब x+2 का, और तब किसका है x+ का। समझ में आया। मतलब इसको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। एल्युमिनियम के बारे में भी जो हम लोग मिटाए हैं वो आगे जाके चर्चा करेंगे, थोड़ा वहाँ पे एक्सेप्शन है, समझिएगा, कंफ्यूज मत करिए। तब अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग लें यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लें, तो अगर O- लेते हैं और O लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना किससे ज़्यादा आसान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, कम इसका। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या हो जाएगा, रिपल्सन इसके इलेक्ट्रॉन का। साइज चूंकि बड़ा हो चुका है। अब आप कहेंगे सर तो यहाँ पे ऑक्टेट भी तो पूरा हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी भी तो आ रहा है, साइज भी तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, साइज भी तो बड़ा हो रहा है। समझ में आया, तो दिक्कत। चलिए, तब है कि आयरन +3 है और आयरन +2 है और आयरन है। अगर बात करें कि इनमें से इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, कैटायन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा ये उतना ही ज़्यादा। ये आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है, आपका ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसमें लगेगा, उसका इससे कम, उसका इससे कम, ये स्टार्टिंग है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझना है। तब यहाँ पे एक्सेप्शन है कि थोड़ा किसका होता है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की हम लोग बात करते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी फुल फील्ड और हाफ फील्ड, फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फुल फील्ड और हाफ फील्ड मतलब अगर आपका ऑर्बिटल या तो P3 रहे या D5 रहे या F7 रहे, F क्या रहे, 7 रहे, ये भी आधा भरा हुआ, ये भी आधा भरा हुआ, ये भी आधा, या आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या रहे, P6 रहे, आपका क्या रहे, आपका D10 रहे, या F क्या रहेगा, 14 रहेगा। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तब यहाँ बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 और 2p क्या है, 3 है। यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है। अगर साइज की बात करें, तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, बड़ा है किससे, ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन क्या है, छोटा है। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था।
तो साइज डिक्रीज कर रहा था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अभी हम लोग देखें कि साइज के साथ कैसा रिलेशन है। साइज साइज के साथ, अच्छा देखे नहीं है ना, साइज के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो साइज छोटा है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए था इसका ज्यादा। लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ही ज्यादा हो जाएगा। किससे, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो यहाँ पे है क्या है आपका, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। क्या है ये, हाफ फील्ड है। और ये क्या है, ये हाफ फील्ड नहीं, ये पार्शियली फील्ड कर सकते हैं। पार्शियली फील्ड तो ये भी है, कमी भरा हुआ, आधा ही भरा हुआ, लेकिन एक प्रॉपर ही क्या बना रहा है, हाफ फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाफ फील्ड। सिमेट्री, जहां सिमेट्री आएगा वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसके ग्रुप में अगर पीरियड की बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका, नाइट्रोजन का। किससे, ऑक्सीजन के साथ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना, निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वैसे ही इसका अब 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया, 3 हो गया। और इसका 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया, 2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब कहें सर ऐसा तो कभी देखे नहीं है। अरे हम बात कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब क्या होगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या है कि सेकंड आयन, ये क्या था आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का ये ट्रेंड था। अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन का क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, तब यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे, नाइट्रोजन प्लस से। समझ में आया। चलिए यहाँ तक में आसान है। देखिए बता रहे हैं, बहुत आसानी से बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और रीड कीजिएगा अच्छे से। तब अगर हम लोग सबसेल की बात करें कि सर एस पी डी और एफ, अगर इन तीनों में इलेक्ट्रॉन है तो कौन ज्यादा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन निकालने। अब देखिए इनका जो है ना वो ट्रेंड होता है इस तरह से, इधर न्यूक्लियस होता है, इधर क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कौन होता है, एस सबसेल, उससे दूर होता है पी सबसेल, उससे फिर डी, उसके बाद फिर क्या होता है, एफ होता है। मतलब एक ही सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, एक ही सेल के अंदर ये एस पी डी और एफ की बात कर रहे हैं। तो अगर एक ही सेल के अंदर आपका एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा होगा, एस सबसेल का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम किसका होगा, एफ का। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ सब सेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन का ये एक तरह से ट्रेंड है। तो अट्रैक्शन क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। तो अट्रैक्शन जिसका ज्यादा, उसका अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालने में देरी लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में देर करेगा, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब उसको एनर्जी क्या है, ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। देखिए जब ये पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, एक एग्जाम्पल बताएंगे लास्ट में, उस एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा, उस वीडियो पे अभी आने वाला है वो वीडियो, ध्यान रखिएगा उस वीडियो पे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड यहाँ से आपको मिल गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें और आपको बोरोन की बात करें, तो 1s2 और ये 2s2 है, ये 1s2 2s2 और 2p क्या है, 1 है। हाँ यहाँ पे देखिए एस में है, यहाँ पे देखिए किसमें है, पी में है। आसानी से किसको निकाल सकते हैं, बोरोन का निकाल सकते हैं आसानी से। मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एक ही सेल का, ये दूसरे एस में है, उसी सेल के, देखिए ये सेकंड सेल ही है ना, ये भी तो सेकंड सेल है ना, तो इसमें तो पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। तभी क्या है, सेकंड सेल के ये पी में है, तब क्या है, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बोरोन से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरोन से ज्यादा। पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड में ऑलमोस्ट फर्स्ट एनर्जी का आपको सबको निकल गया, एक साथ अभी करके हम लोग देखते हैं। एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये पीरियड की बात कर रहे हैं। तभी क्या है, आप इधर से जाएंगे, आपका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी की बात नहीं करें, हम लोग लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली का है। क्या है, इनवर्सली का है। मतलब साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा।
तो अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरह से होना चाहिए, आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका बढ़ता चला जाना चाहिए इस तरह से। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, नियोन का होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, नियोन का होगा। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस भी है और इसका साइज भी सबसे ज़्यादा छोटा है। थोड़ा सा खाली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये ऐसे नहीं होगा। तब इसको हम लोग कैसे लिखें, और यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग देखें, यहाँ भी देख लिए, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा लिथियम। और अगर आप बेरिलियम को सेकंड पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए बोरोन, और फिर कार्बन, और नाइट्रोजन को अगर यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे कर दीजिए ऑक्सीजन, और फिर क्या है आपका फ्लोरीन, और फिर क्या है आपका नियोन, ठीक है, नियोन। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तभी क्या है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम है तब उसको बोरोन को पहले कर दीजिए और फिर बेरिलियम, और फिर कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन को आप पहले कर दीजिए और नाइट्रोजन, और फिर फ्लोरीन, और फिर क्या रहेगा आपका नियोन रहेगा, क्या रहेगा आपका नियोन रहेगा। समझ में आया। तो ये है आपका ट्रेंड, आप इस तरह से भी लिखे तो भी सही है, इस तरह से लिखे, हम दोनों इस तरह से बना दिए हैं क्योंकि ऑप्शन में किस तरह से रहेगा आपको पता नहीं, आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तब हम लोग ग्रुप में देखते हैं। तब हम लोग अगर ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप, और इन ग्रुप में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप है, ठीक है, डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप है, तब हमारा क्या है, साइज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप में साइज क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, क्या करता है, साइज इंक्रीज। और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/साइज। देखिए अगर ये साइन लिख दिए हैं तो फिर से हम बोल रहे हैं, आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, और नहीं तो अगर इन्वर्सली बोलना है तो आप इस तरह से बनाया कीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तब क्या है, साइज का अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन द ग्रुप लिथियम हलीना का अरब से, ठीक है, साइज क्या हो रहा है, इस तरह से आपका बढ़ रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, जस्ट उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि साइज का उल्टा रिलेशन है। तो मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और तो फिर सीजियम। समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। एक्सेप्शन है कुछ आपका, ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्सेप्शन है वो क्या है आपका एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो फिर से पहुँचेंगे, ठीक है, या फिर पी ब्लॉक में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे। लेकिन समझ लीजिएगा कि जो गैलियम का होता है वो एल्युमिनियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या, ड्यू टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब है कि अगर हम लोग बात करते हैं 5D सीरीज, डी ब्लॉक की बात करते हैं, 5D का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होता है किससे, 4D से, ड्यू टू, यहाँ जो लिखेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। बस यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग दे दें तो HF का जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है किससे, जिरकोनियम से, जो उसके ऊपर ही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एप्लीकेशन, आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। पहला जो देखेंगे हम लोग की पहला जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, एप्लीकेशन क्या है, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। हम लोग पहला क्या देखेंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे, तो मेटल का जो होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। मान लेते हैं कोई X है और कोई क्या कर दिया, Y दे दिया है, और आपका आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे दिया है, किसका दे दिया, इसका दे दिया है, मान लेते हैं किलोजूल और पर मोल, और इसका दे दिया है 20 किलोजूल पर मोल। अब बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा मेटालिक है या कौन ज़्यादा नॉन मेटालिक है। तो अगर हम लोग मेटालिक नेचर की बात करें, तो क्या देखेंगे, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम,
जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम वो मेटालिक नेचर, मतलब आपका मेटालिक एक्स का ज़्यादा हो जाएगा किसके, वाई के। तो इसी का जस्ट उल्टा। तो मतलब यहाँ से लोग कह सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो क्या है, मेटालिक अगर नेचर की बात करें तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आयनाइजेशन एनर्जी के। समझ में आया मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक के लिए जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटालिक की अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। समझ में आया, कोई दिक्कत। मेटल का रिएक्टिविटी भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं, मेटल का रिएक्टिविटी भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेटल का जो रिएक्टिविटी है आपका, वो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी किसका, मेटल का, ठीक है, किसका, मेटल का रिएक्टिविटी। मेटल का रिएक्टिविटी ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टिविटी क्या है, कम। कैसे समझेंगे कैसे हो रहा है ये, अरे भाई आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में है ना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाह रहा है। अब जब निकालना ही नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो रिएक्शन करेगा, जल्दी नहीं करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। समझिएगा, देखिए इस चीज़ को, ये सब जितना भी रिएक्शन है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, आपका स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, साइज, रेडियस, ये सब थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साथ जैसे जैसे आते जाएगा हमारा सारा चीज़, वो इन सबको सोचिएगा बैठ के भले समय में ना आसानी से। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, ये डंडा है, मान लीजिए ये डंडा है। अब ये डंडा जितना ज़्यादा लंबा होगा तोड़ना उतना आसान, तोड़ना क्या है, उतना आसान। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको चाहें तो आसानी से 2 टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। अब इसका अगर टुकड़ा हो गया, इसका टुकड़ा हो गया, उसको अब तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगेगा। अब इसका और टुकड़ा कर दे, मान लेते हैं इतना छोटा हो गया, अब इसको तोड़ने में और मतलब ये इवन इम्पॉसिबल है। ये तो मोटा है, आप एक माचिस का तिल्ली ले लीजिए, माचिस का तिल्ली को 2 टुकड़ा कीजिए आसानी से। अब उसके टुकड़े को फिर से 2 टुकड़ा कीजिए, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। उसके टुकड़े को फिर से टुकड़ा कीजिए, मतलब लगभग जो है ना, आपको एकदम नाखून बहुत, मतलब लगभग ना के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, वही है। मतलब ये लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ, ये क्या है आपका बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा आसानी से टूट जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। अभी इसको तोड़ दिए, अब छोटा हो गया, अब मान लेते छोटा हो गया, ये एक बॉन्ड लेंथ है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल। जब तोड़ना मुश्किल है तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो मतलब स्टेबल होगा ना, ये वाला इस बॉन्ड से जो जुड़ा होगा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा ना। यही तो करना है, मतलब इस बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि इस बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, ये एगो बॉन्ड लेंथ है और ये एगो बॉन्ड लेंथ है। ये बड़ा वाला बॉन्ड लेंथ, तो जो मॉलिक्यूल इसमें जुड़ा हुआ आसानी से टूट जाएगा ना, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, और आगे बढ़ जाइए। अब क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। यही सब चीज़ें आगे भी आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तभी क्या है कि रिएक्टिविटी जो है ना मेटल का, ये समझ गए आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो आपका जो मेटालिक नेचर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक नेचर क्या है, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक नेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। चलिए, कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा एलिमेंट का स्टेबल होगा, ये हम लोग जाने किसके हेल्प से, आयनाइजेशन एनर्जी के हेल्प से, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जो है ना डिफरेंस जो है 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, 2 कंसेक्यूटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला का, अगर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, का अगर जो है ना वो ज्यादा हो गया किससे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। किससे ज्यादा हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। देन आपका इट्स जो एलिमेंट है, इट्स लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज मोर स्टेबल, इस क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और दूसरा है
दूसरा है आपका कि जो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या है? टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, क्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इससे। तब जो हो जाएगा देन, तब क्या हो जाएगा? हायर ऑक्सीजन स्टेट जो है ना वो क्या हो जाएगा? अस्टेबल हो जाएगा। देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज को समझिएगा। यहाँ पे मतलब अगर 16 से ज्यादा आ जाए दो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, तब वो जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका? लोअर ऑक्सीजन वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर 11 से कम हो गया, क्या हो गया? 11 से कम हो गया, तब आपका ज्यादा वाला क्या है? ज्यादा ऑक्सीजन वाला स्टेबल होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले, एल्युमिनियम का क्या निकाले? 1 इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आता है? एक्सपेरिमेंट। ये वैल्यू जो आयनाइजेशन एनर्जी का है ना वो एक्सपेरिमेंटली है। क्या है? एक्सपेरिमेंटली। तो ये 12.8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वोल्ट आता है। मतलब ये 11 से ज्यादा हो गया ना, 11 से क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम आएगा तब ज्यादा ऑक्सीजन वाला क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये 11 से क्या हो गया? ज्यादा आ गया। 11 से क्या हो गया? ज्यादा आ गया ना। तो मतलब इन दोनों में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम प्लस ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके? एल्युमिनियम प्लस 2 से। अगर हम लोग बात करें कि एल्युमिनियम प्लस 2 है और उससे क्या हो रहा है? एल्युमिनियम प्लस 3 निकल रहा है। मतलब सबसे पहले अगर एल्युमिनियम प्लस से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एल्युमिनियम प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एल्युमिनियम प्लस 2 से फिर क्या हो रहा है? एल्युमिनियम प्लस 3। और ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए ये जो है वो 11 से क्या है? कम है। और 11 से कम होने पे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट वाला क्या है ना? स्टेबल होगा। मतलब आपका अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम प्लस 3 जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा एल्युमिनियम प्लस 2 से। ठीक है, इन तीनों को मिला दीजिए। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, अगर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी की बात कर लें, क्योंकि हेडिंग दिए थे स्टेबिलिटी की बात करें तो Al प्लस 3 सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद फिर क्या होगा? Al प्लस 1 होगा और तब क्या होगा? Al प्लस 2। ये चीज याद रखिएगा, एक्सेप्शन है। ये बहुत बच्चे जो है ना टेंशन में आ जाते हैं इस चीज को देखकर। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली ये बतलाया है कि 11 से कम है, 11 से कम रहेगा तब हाइयर ऑक्सीजन वाला जो है ना स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से कम है। लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों, आप कहेंगे सर ये डिफरेंस आया कहाँ से? एक्सपेरिमेंटली। ये बुक में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटली, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब जो आप लिख रहे हैं उसका आयनाइजेशन एनर्जी अगर दिया हुआ है तो आप इस तरह से यहाँ जो 2 डेफिनेशन लिखा हुआ था उससे आप उसका स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग एक लास्ट टॉपिक है कि फाइंड करते हैं क्या? वैलेंसी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? वैलेंसी। आइटम का क्या फाइंड करते हैं? वैलेंसी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर इट्स हाईएस्ट जंप। समझिएगा, इसको एग्जांपल समझ लेंगे। लास्ट ये मान लेते हैं आपका कोई एक एलिमेंट है जिसका IE1 और IE2 और IE क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है।
यहाँ पे 10 किलो जूल और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20 किलो जूल और यहाँ पे आपका दे दिया कितना, ये 300 किलो जूल दे दिया। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से छोटा होता है, मतलब कहने वाला सेकंड जो है वो पहला से ज़्यादा होगा, थर्ड जो है वो दूसरा ज़्यादा होगा। लेकिन कहाँ से ड्रास्टिक जंप कहाँ से हुआ, हाईएस्ट जंप कहाँ से हुआ, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये 2 गुना है, लेकिन ये क्या है, 10 गुना से भी ज़्यादा है। टाइम्स देखिएगा कितना टाइम्स, तो ये 10 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया होगा। क्या हो गया होगा, स्टेबल हो गया होगा। अब अगर स्टेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा ना। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इस एलिमेंट का, 2। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही ये निकाल सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी ये गेन कर रहा होगा। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, एक और से समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं IE1, IE2 और IE क्या है, 3 है। ये यहाँ पे है ना 50 किलो जूल और यहाँ पे है ना 150 किलो जूल और फिर यहाँ पे है ना 200 किलो जूल। समझिएगा अभी क्या है, पहला से ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा, तीसरा। लेकिन आपको ये समझना है कि होगा कैसे। टाइम्स देखिएगा, ये दोनों में कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3। लेकिन यहाँ से यहाँ जो है ना ये 1 टाइम्स है। क्या है, एक ही गुना है, मतलब 2 गुना भी नहीं है। मतलब यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही ड्रास्टिक चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आ रहा है। मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रखिएगा, टाइम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम्स की बात कर रहे हैं। मतलब जहां से यहाँ कितना था, ये 2 टाइम्स था, यहाँ ये कितना हो गया, 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया। मतलब 12 टाइम्स से भी क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। यहाँ पे ये 3 टाइम्स था। कितना था, 3 टाइम्स था। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है, 1 टाइम्स कह सकते हैं। 1 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा, 2 टाइम्स भी नहीं है, क्योंकि ये 2 टाइम्स होता तो 300 होता। समझ में आया, कोई दिक्कत। और जहां से आपका एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज हो, उसके पहले वाले काम कर लीजिए। तो यहाँ पहले वाला 2 था, यहाँ पे क्या था, 1 था। तो इस तरह से हम लोग क्या है, वैलेंसी वी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। समझ में। ये ओवरऑल आपका आयनाइजेशन एनर्जी का था। आप कोशिश कीजिए, यहाँ से हमें नहीं लगता है कि अब कुछ छूटने वाला हो। बाकी आप क्वेश्चन बनाइए, अगर कन्फ्यूजन हो आप मैसेज कीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।